सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। मैंने फौरी तौर पर नदीम को हालात से बाखबर किया और फिर तेजी से उस इलाके पुलिस स्टेशन की सिमत रवाना हो गया जहां वारसी की इतला के मुताबिक आबद को रखा गया था। क्यों शहबाज खान, अब तुम्हारे दिल की धड़कनें क्या कह रही हैं? मोहनी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। यही कि तुम बुजदल हो, कमीनी हो, मैंने चिल्लाकर कहा। पुशत से छुरा मारने वाले को मेरी जुबान में यही कहा जाता है। मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, मेरी बात काट कर नजरअंदाज करते हुए बोली। जानते हो आबद ने पुलिस को अपना तहरीरी बयान क्या दिया है? उसने एतराफ कर लिया है कि तुम बहुत दिनों से कारोबार की आड़ में सोने की नाजायज तजारत भी करते रहे हो। मैं चाहती तो तुम्हें भी रंगे हाथों गिरफ्तार करा सकती थी, लेकिन मुझे चूहे और बिल्ली का खेल ज्यादा पसंद है। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारी गंदी कुव्वतें किसके लिए काम कर रही हैं। युद्ध और प्रेम में सब चलता है। वो मुझे चिढ़ाने की खातिर बोली। बोशन को तुम्हारे मित्र ने करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी बोशन की परेशानियों के साझेदार बन जाओ, और अभी खेल शुरू हुआ है। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सख्ती से अपने होंठ भींच लिए, बल्कि रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ मतलूबा पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां आबद की कार पहले से मौजूद थी और पुलिस का एक मसला सिपाही उसकी निगरानी कर रहा था। और मैं कदम उठाता हुआ तेजी से इंस्पेक्टर इंचार्ज के कमरे में पहुंचा तो एक बार फिर चौंक उठा। इंस्पेक्टर की कुर्सी पर मुझे वर्दी में वही राम दयाल नजर आया जो रूपनगर में मेरा मातहत रह चुका था, और उसी ने चमन की गिरफ्तारी पर शंकर की हमायत में दबी जुबान में एहतजाज किया था। और मुझे मेरे दोस्त मातहत बदर अकबाल ने भी बताया था कि राम दयाल मजहब के मामले में बहुत ज्यादा मुतअस्सब वाकया हुआ है। और राम दयाल ने नजर उठाकर मेरी जन्म देखा और हमारी निगाहें चार हुई तो राम दयाल के होंठों पर एक मस्करू शैतानी मुस्कुराहट खेलने लगी। राम दयाल की निगाहों में मेरे लिए नफरत ही नफरत नजर आई थी और वो मुझे देखकर उठ गया, लेकिन इस तरह के पसे मंजर में वो भी तमाम तरखबातों के साथ मुझ पर खंदाए जन था। उसकी मुस्कुराहट में एक गहरा तंज था, एक गाली थी, इंतकाम का एक जज्बा था। कभी वो मेरा मातहत था और मेरे एक इशारे पर अमल करना उसके फराइज मनसीबी में दाखिल था। मगर वो उस वक्त भी मुतअस्सब था और इस वक्त भी वो अपने धर्म के लोगों के लिए भी मुतअस्सब था, और इस वक्त भी अपने धर्म के लोगों के लिए आंखें बंद कर लेने का आदी था। शंकर को खुश करने की खातिर उसने उस वक्त मेरी मुखालफत की थी जब मैं जमुना को एक इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल में बंद किया था। लेकिन अब वक्त के धारे बदल चुके थे और हवा का रुख तब्दील हो चुका था। माना कि मैं शुरा का एक बड़ा बाइज्जत कारोबारी शख्स था और बड़ों के हलकों में हमेशा मुझे एहतराम के काबिल समझा जाता था, लेकिन राम दयाल कानून का मुहाफिज था और कानून के तकादे पूरे करने वालों के लिए छोटे बड़ों की कोई तमीज नहीं होती। और मैंने राम दयाल के चेहरे की जानिब से नजरें हटाकर आबद की तरफ देखा, जो दो मसलब सिपाहियों के दरमियान गर्दन झुकाए खड़ा था, और मुझे देखकर उसकी गर्दन कुछ और झुक गई। उसकी निगाहों में डरते हुए आंसू और बेबसी का एहसास उसकी बेगुनाही का सबूत थे, लेकिन उसके बावजूद वो मुजरिम था। उसके ब्रीफ केस से दफ्तरी कागजात की बजाय नाजायज सोना बरामद हुआ था, और मैं जानता था कि उनकी पुश्त पर किसका हाथ था। मोहनी की प्लीद रूह ने मुझसे टाइगर और रवि सोमरू के कत्ल का इंतकाम लिया था। पांडे का जख्मी होना भी उसके इंतकामी जज्बों का एक सबब था, और उसी ने मुझे आबद के सिलसिले में अपनी ताकत का एक छोटा सा चमत्कार दिखाया था। और इससे पहले कालका की रूह ने मुझे किसी आने वाले खतरे से बाखबर भी किया था। उसने कहा था कि आज का दिन मुझ पर भारी है, और उसने मुझसे घर वापस लौट जाने की दरख्वास्त की थी। ये वादा भी किया था कि मोहनी के इस मजबूत जाल को तोड़ने की
कोशिश करेगी जो मेरे खिलाफ बुनाया जा रहा था, और मैंने कालका के मशवरे पर अमल नहीं किया। अमल कर लेता तो शायद तब भी कोई फर्क ना पड़ता, इसलिए कि आबद का तहरीरी बयान ही मेरे खिलाफ एक अहम सबूत था। मैं जानता था कि वो बयान आबद ने अपनी मर्जी से नहीं, मोहिनी की गंदी कुव्वत के ज़ैर असर आने के बाद दिया होगा, और वो मेरा पुराना काबिल एतमाद और वफादार मुलाजिम था, और मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता था। कागजात के ब्रीफ केस से सोने का बरामद होना भी मोहिनी के उसी मजबूत जाल की निशानदही करता था जिसके बारे में कालका ने मुझे आगाह करने की कोशिश की, और मेरे दिल ने एक बार फिर यही गवाही दी कि कालका और मोहिनी एक ही थैली के जट्टे बट्टी हैं। देवी देवताओं ने उसे कालका को इसीलिए सजा दी थी कि उसने शंकर को मेरे मुकाबले में तरजीह दी, और वो सब कुछ जो मैंने नदीम की मौजूदगी में देखा वो एक फरेबे नजर भी हो सकता था। किस विचार में गुम हो सर राम दयाल के सर कहने में भी तलवार की सी काट थी। पधारिए, आप खड़े क्यों हैं? मैं खामोशी से बैठ गया, और मेरे बाद राम दयाल भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उसकी एक एक हरकत, एक एक अंदाज मेरी मौजूदा पोजीशन का मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा हुआ आप खुद आ गए, वरना मुझे सिपाहियों को भेजकर आपको बुलवाना पड़ता। राम दयाल ने फिर मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, आप तो मेरे अफसर रह चुके हैं, पुलिस की नौकरी से आपका संबंध भी पुराना है, और आप तो जानते होंगे कि कानून अंधा होता है। मेरे आदमी को यहाँ क्यों लाया गया? मैंने खुद पर काबू पाते हुए राम दयाल की आंखों में झांका। इसका कारण मेरे पास है, परंतु मैं भी ये भी जानना चाहूंगा कि आपको इतनी जल्दी अपने आदमी की गिरफ्तारी की इतला किस तरह मिल गई? उसने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। ये मेरा जाती मामला है राम दयाल, मैंने उसे घूरते हुए किसी कदर सख्त अंदाज में जवाब दिया। तुम्हें इन बातों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ जनाब, वो मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराया। आपका जाती मसला अब कानूनी मसला बन गया है, और एक तफ्तीशी अफसर होने के नाते मुझे आपसे हर किस्म का सवाल करने का पूरा पूरा अधिकार है। क्या कहना चाह रहे हो? आपके इस आदमी ने तहरीरी बयान दिया है कि आप कारोबार की आड़ में नाजायज सोने की काली तजारत भी करते हैं। राम दयाल ने आबद की तरफ इशारा करते हुए अफसराना शान से कुर्सी के पुश से टेक लगाए हुए कहा, और मेरी फाइल पर इसका वो बयान मौजूद है जो इसने अपनी मर्जी से दिया है। क्या वो बयान किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया गया? धीरे से काम ले श्रीमान शहबाज जी, उसने जहर खान से कहा, आप कानून की नजरों में मशकूक हो चुके हैं, इसलिए आपको ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। वैसे अगर आपकी इच्छा है कि मैं आपके आदमी को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मुझे विश्वास है कि आपका ये आदमी अपना बयान नहीं बदलेगा। तुमने झूठ जो बयान लिया है वो जबरो तशद्दुद से भी लिया जा सकता है। मैंने होंठ चबाते हुए उसे घूरा। अदालत में जाने के बाद ऐसे कागजी बयानात की हैसियत बदल भी जाया करती है, और आप इस नाजायज सोने के बारे में क्या फरमाएंगे जो आपके आदमी के ब्रीफ केस से बरामद हुआ? वो भी मेरे आदमी को फांसने की खातिर एक शातराना चाल कही जा सकती है। ओह, उसने मुझे तेज नजरों से घूरा। आपका ख्याल क्या है कि क्या 10 लाख का सोना पुलिस अपनी तरफ से भी किसी के सर थोप सकती है? इस शहर में मेरे बहुत सारे कारोबारी मुखालफिन भी हैं, वो मेरी साख खराब करने की खातिर 10 लाख तो क्या 50 लाख भी खर्च कर सकते हैं। 50 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम है। राम दयाल ने कुर्सी पर दोनों कोहनियां टिकाकर आगे झुकते हुए दबी जुबान में कहा, आप चाहें तो मैं ये सारा मामला 25 लाख में भी खत्म कर सकता हूँ। तुम मुझसे रिश्वत तलब कर रहे हो? मैंने अपने गुस्से को बर्दाश्त ना कर सका। ची ची ची, ये आप क्या कह रहे हैं? उसके होंठों पर एक मकरू मुस्कुराहट उभरी। मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम दयाल, एक बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। मैंने सख्त आवाज में कहा कि तुम गंदी कुव्वतों के इशारे पर मेरे साथ जो खेल खेल रहे हो उसकी बसात पलट भी सकती है। आपकी इतला के लिए एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। उसने बड़े ही तलख अंदाज में जवाब दिया। आपके मित्र शरी सरार साहब अब इस इलाके के DSP नहीं रहे। वो होते तो शायद आपकी सेवा जरूर कर देते। तुम एक बात और ध्यान से सुन लो मिस्टर शहबाज, वो मेरी बात काटते हुए तेजी से बोला। ये कानूनी चक्कर हैं जिसमें फंस जाने के बाद बड़े बड़े बुलवानों की भी हवा निकल जाती है। कबल इसके मैं राम दयाल की बात का कोई जवाब देता। नदीम दरवाजा खोलकर तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। आपकी तारीफ? राम दयाल ने नदीम को सर से पांव तक घूरते हुए पूछा। खादम को नदीम कहते हैं और मैं शहबाज खान का बड़ा पुराना दोस्त हूँ। आई सी, राम दयाल ने बड़ी खबासत से कहा।
गोया आप अपने मित्र की सहायता करने आए हैं। अपना तफसीली तारफ तुमसे फिर किसी वक्त फुर्सत में कराऊंगा, नदीम ने हकारत से कहा और फिर जेब से कागज निकालकर राम दयाल की तरफ बढ़ाते हुए बोला, फिलहाल ये मिस्टर आबद की जमानत का परवाना है। राम दयाल ने एक नजर अदालत की जानब से जारी होने वाले जमानत के कागजात पर डाली और फिर नदीम को मुखातब करके बड़ी फिरौनियत से बोला, मैं मिस्टर आबद को एक जुर्म से आज़ाद करके दूसरे जुर्म में भी गिरफ्तार करने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं। तुमने अगर कोई ऐसी हमाकत की तो तुम्हारे कांधों पर चमकते हुए इन सितारों की तादाद कम भी हो सकती है और मुमकिन है तुम्हें फौरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया जाए। नदीम ने दुरुस्त लहजा इख्तियार किया। राम दयाल के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और मैं महसूस कर रहा था कि वो अचानक किसी ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हो गया है। शायद वो किसी जल्दबाजी का मुजाहरा करने से गुरेज कर रहा था और उसकी निगाहें नदीम पर मरकूज थी, जिसे वो निगाहों में तोड़ रहा था। और फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, मिस्टर नदीम, दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर मूल लेना अच्छा नहीं होता। यही मशवरा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया तो राम दयाल का चेहरा सुर्ख हो गया। राम दयाल से दुश्मनी लेकर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मिस्टर नदीम, इसका फैसला तो आने वाला समय ही कर सकता है। नदीम मुस्कुरा दिया। तुम शायद राम दयाल कुछ कहते कहते रुक गया, लेकिन उसकी 16 बार निगाहें बदस्तूर नदीम के चेहरे पर जमी हुई थी। गालबन वो कोई सख्त बात कहने का इरादा कर रहा था, लेकिन किसी मसलहत की खातर उसने खामोशी को तरजीह दी थी। मिस्टर आबद के सिलसिले में तुमने क्या फैसला किया है? नदीम ने सपाट लहजे में सवाल किया। क्या तुम इसे जमानत पर रिहा करने को तैयार हो कि अदालत के हुक्मनामे के बाद तुम्हारे आदमी को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा? राम दयाल ने बड़े सर्द लहजे में जवाब दिया। तुम मिस्टर आबद को ले जा सकते हो, परंतु एक बात याद रखना, राम दयाल से तुम्हारी दूसरी मुलाकात बड़ी अदालत में होगी, जहां ठोस सबूत तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे हाथ में होगा। जवाब में नदीम ने महज मुस्कुराने पर इत्तफा किया और फिर हम आबद को लेकर थाने से बाहर आ गए और मैंने उससे कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। मुझे इल्म था कि उसकी ज़हनी हालत क्या है और उसके चेहरे पर अभी तक उलझन और ज़हनी कश्मकश के मिले जुले तासरात मंडला रहे थे। बास उसने खुद ही मुझे मुखातब किया। मैं नहीं समझ सका कि ये सब कुछ तुम्हें फिलहाल ज़हनी सुकून और आराम की जरूरत है। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, तुम अभी घर जाओ और जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ, लेकिन बास जज्बाती ना बनो आबद। मैंने उसकी बात काटी। तुम मेरे खासे पुराने साथी हो, मुझे तुम्हारी जात और कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद है। शुक्रिया बास। उसने एक लंबी सांस लेकर गर्दन झुकाई और फिर खामोशी से अपनी कार में बैठकर चला गया। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी कालका रानी या मोहिनी फिर ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है, नदीम ने आबद के जाने के बाद कहा, और मेरा जाती ख्याल भी यही है, लेकिन इसके ब्रीफ केस से नाजायज सोना बरामद हुआ है और वो अपना तहरीरी बयान भी दे चुका है, तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वो बयान आबद ने मोहिनी की गंदी कुव्वत के ज़ैर असर आकर दिया होगा। बहरहाल कानूनी दस्तावेजी सबूत और आबद के बयान पर ही इन्हिसार करेगा। फिर अब क्या होगा? मैंने नदीम को राम दयाल के बारे में तफसील बताते हुए कहा कि रूपनगर में भी ये मेरे मुखालफिन में से था और वह मेरे सिलसिले में कोई रियायत नहीं बरतेगा। क्या कालका इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती? नदीम ने संजीदगी से कहा। इससे बेहतर तो वही ऐसे मौकों पर काम आती रही है। मैंने कोई जवाब देने की बजाय कालका को याद किया। शहबाज, कालका की आवाज मेरे कानों में गूंजी। देवी और देवताओं ने मोहिनी के हाथ बहुत मजबूत कर दिए हैं। मैंने इसीलिए तुम्हें बताया भी था कि वह तुम्हारे खिलाफ एक मजबूत जाल बुन रही है। राम दयाल की तरक्की और तुम्हारे मित्र सराज के तबादले में भी उसी का हाथ है। उसी ने तुम्हारे सेवक के दिमाग पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, और वो सोना वो भी मोहिनी की शरारत है। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मैंने तेजी से कहा। इससे पहले तो ऐसे मौकों पर तब बात और थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, कालका ने सपाट लहजे में कहा और फिर जल्दी से बोली। अब सिर्फ एक ही तरीका तुम्हारे आदमी को बचा सकता है। वो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम उसकी शक्ति के बारे में बता दो जिसने हमारे दरमियान स्याह बादल जमा रखी हैं, तो देवी देवता मुझे क्षमा कर देंगे और फिर तुम्हारी कालका रानी मोहिनी से ज्यादा बलवान हो जाएगी। अभी समय बाकी है शहबाज, मुझे बता दो कि कौन तुम्हारी सहायता कर रहा है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे उस रहमानी ताकत के बारे में कुछ नहीं मालूम।
मैंने कंबल पोष बुजुर्ग के कहने पर सख्ती से अमल करते हुए जवाब दिया। तुम्हें अब शायद अपनी कालका पर विश्वास नहीं रहा, ये तुम्हारा ख्याल है, मैंने स्पाट लहजे में जवाब दिया। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मन इस बात की गवाही नहीं देता। कालका ने कहा, कोमल वर्मा की मौत मुझे उलझा रही है, तुम आबद के सिलसिले में क्या कर सकती हो? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा। मैं मजबूर हूँ शहबाज, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे किसी काम आ सकूं। और फिर कालका की आवाज नहीं सुनाई दी और नदीम मेरी खामोशी को महसूस कर रहा था। क्या बात है, तुम अचानक खामोश क्यों हो गए थे? कालका से बातें कर रहा था। फिर क्या जवाब दिया उसने? वो अपनी मजबूरी का इज़हार कर रही है। कोमल वर्मा की मौत ने उसकी शक्ति कम कर दी है। महज बकवास, नदीम ने झल्लाकर कहा। मैं इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। वो एक हसीन फ्रेब है, एक खूबसूरत झूठ जो कदम कदम पर तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि वो तुम्हें डबल क्रॉस कर रही है। हो सकता है, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। बहरहाल हमें आबद के लिए कुछ न कुछ जरूर करना होगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वो क्या? अगर आबद किसी बदरूह के ताबे है तो फिर उसने तुम्हारे साथ होशमंदों जैसी बात क्यों की? मुमकिन है उसे एक लम्हे के लिए उसके जहन को आजाद कर दिया गया हो। मैंने ख्याल जाहिर किया और फिर हम वहां ज्यादा देर नहीं रुके। नदीम अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला गया और मैं सीधा घर की तरफ रवाना हो गया और मेरा जहन बदस्तूर आबद वाले केस में उलझा हुआ था। इससे बेहतर जब भी शंकर या पंडित धर्मदास ने मुझे फांसने के लिए कोई जाल बिछाया था। कालका ने बड़ी खूबसूरती से उसका तोड़ किया था और मोहिनी की गंदी कुव्वत के मुकाबले में वो मेरी मदद कर चुकी थी। लेकिन शंकर की मौत के बाद से वो एक महदूद दायरे में घुट कर रह गई थी, या फिर वो मुझसे मेरी रहमानी कुव्वतों का रात उगलवाने की खातिर महज एक ढोंग रचा रही थी। आबद के सिलसिले में भी उसने यही कहा था कि अगर मैं अपने और उसके दरमियान से वो स्याह चादर हटा दूं जिससे उस कुव्वत की रसाई मेरे जहन और दिल की गहराइयों तक नामुमकिन बना दी थी, तो वो आबद को बचा सकती थी। लेकिन मैंने उसकी पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया था और उसके बाद से वो मुझे एक झूठा दिलासा और तसल्ली देकर चली गई थी। शायद नदीम का ख्याल दुरुस्त था कि वो मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी और मेरे जहन में एक बार फिर वही मंजर घूम गया जब रूपनगर में शंकर की एमा पर मैंने उस मूर्ति को पहाड़ों के दरमियान एक दलदली हिस्से से बरामद किया था और शंकर ने कालका की मूर्ति को हाथ नहीं लगाया। कुछ दिनों तक उसे अमानत के तौर पर अपने पास रखने की गुजारिश की थी और फिर कालका ने इंसानी रूप में आकर दरख्वास्त की कि मैं उसे कभी शंकर के हवाले ना करूं और उसने मुझे अपनी लाजवाल कुव्वत के बारे में भी बताया था और जिसका मुजाहरा वो मुतअद्दिद बार कर चुकी थी। मैं खासी देर तक मादी की यादों में गुम रहा और फिर आबद का ख्याल दोबारा मुझे परेशान करने लगा। राम दयाल मेरा पुराना दुश्मन था। वक्त और हालात ने उसे इस काबिल बना दिया था कि वो मुझसे आंखों में आंखें डालकर बातें कर सके। आबद का ब्रीफ केस और उसका अकबाली बयान राम दयाल के कब्जे में था। नाजायज सोने की स्मगलिंग कोई मामूली जुर्म नहीं था। अगर आबद को सजा हुई तो मैं भी बच नहीं सकता था। हो सकता है कि आबद के मुकाबले में मेरी सजा की मुद्दत ज्यादा तवील होती और मुआशरे में मेरा भरम खाक में मिल सकता था और मेरे कारोबारी साख हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाती और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाता। वाला साहब के बाद मैं अपनी माँ का आखिरी सहारा था और ये सहारा भी छिन जाने के बाद उनकी हालत भी गैर हो सकती थी। आरफा को हालात के बारे में कुछ इल्म जरूर था, लेकिन वो आखिर कब तक मेरा इंतजार कर सकती और यह भी मुमकिन था कि मेरे बाद आरफा भी शैतानी कुव्वतों का शिकार हो जाती। कुछ भी हो सकता था। मैं अभी ज़हनी खलफशार में मुब्तला था कि एक फलक शगाफ नसवानी कहका मेरे दिमाग में गूंजने लगा और फिर मोहिनी की मकरू आवाज मेरे कानों से टकराई। किन विचारों में गुम हो शहबाज खान? और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सख्ती से होंठ भींच लिए। तुमने देखा शहबाज खान, तुम्हारी कालका रानी इस बार तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकी और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अब उसका ध्यान मन से निकाल फेंको। अब वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकेगी। किस लिए आई हो? मैंने तलमलाकर पूछा। छी छी छी, उसका लहजा तज़हीक अमीज था। तुम तो मर्द हो शहबाज खान, कभी बड़े ऊंचे स्वरों में बातें किया करते थे। बड़ा घमंड था तुम्हें अपने आप पर और अब इतनी जल्दी हिम्मत हार कर क्या कभी बिपता आन पड़ी है? मोहिनी, आ गया दो महाराज। वो तेजी से मेरा जुमला काटते हुए बोली, क्या ये दासी तुम्हारे किसी काम आ सकती है? तुमने एक बार कहा था कि अगर मैं ये मुल्क छोड़कर चला जाऊं तो। बात बड़ी पुरानी हो चुकी है और उसका समय भी बीत गया।
वो मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाते हुए बोली, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे दिमाग में भी समय के साथ साथ कमजोर हो गया। तुम्हें शायद याद नहीं रहा कि मैंने तुमको वचन दिया था कि तुम्हारे लिए जीवन के तमाम रास्ते बंद कर दूंगी। तुम्हारा अंत कोमल वर्मा और मेरे स्वर्गवासी माँ से भी ज्यादा भयानक होगा। और तुम अभी से हिम्मत हार गए। तुम शायद मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं झल्ला गया। अभी तो केवल मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ, शरी शहबाज खान वो बड़े तन से बोली। जरा अपने सेवक आबद को अदालत के कटहरे तक पहुंचने दो, उसके बाद तुम देखोगे कि दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी और मैं तुम्हें सिसका कर और तड़पा कर मारूंगी। अभी तो मुझे तुम्हारे बहुत सारे हिसाबों किताब चुकता करने हैं। नहीं, मैंने कुछ सोचते हुए सर्द लहजे में कहा, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मोहिनी से जान छुड़ाने का कोई रास्ता इख्तियार करोगे? हाँ, मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। इसके बाद क्या होगा? वो कहका लगाकर बोली, तुम्हारी माता का क्या बनेगा? तुम्हारी याद में वो रो रो कर अंधी हो जाएगी। हो सकता है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठे। और जरा ध्यान दो शहबाज खान, क्या तुम अपनी माँ की इस बब्ता को अपनी भटकती हुई आत्मा की नजरों से देख सकोगी? उसका तस्वर सिर्फ तुम्हारे धर्म में है। मैं तलमलाकर बोला, हमारे मजहब में मरने के बाद इंसान दुनिया की कैद से आजाद हो जाता है और फिर उसका कोई तल्लुक किसी बात से नहीं रह जाता। अच्छा किया भोलेनाथ जो तुमने मुझे ये भी बता दिया। क्या मतलब ये कि अब मेरी शक्ति तुम्हें इस तरह जकड़ेगी कि तुम अपने आप को गोली भी नहीं मार सकोगे। मोहिनी का लहजा सफाक हो गया। तुम्हें जिंदा रहना होगा अपनी तबाही बर्बादी का तमाशा देखने की खातिर। अभी तो बात शुरू हुई है, कल क्या होगा ये तुम नहीं जानते, परंतु मोहिनी की आत्मा और शक्ति आने वाले कल में झांक सकती है। मैं तुम्हें देख रही हूँ शहबाज खान कि तुम्हारे शरीर पर एक लंगोटी भी नहीं है और तुम्हारे बदन पर सारे जहान की कीचड़ और धूल जमी हुई है। तुम अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं हो। धरती पर किसी हकीर कीड़े की तरह रींग कर एक एक दाने की भीख मांग रहे हो, लेकिन लोग अपनी नाक पर रुमाल रखकर तुम्हारे पास से कतरा कर गुजर रहे हैं। तुम्हारे शरीर की गंदगी की बदबू दूर दूर तक फैल रही है। तुम्हारे जख्मों के बीच सफेद कीड़े बुलबुला रहे हैं। और बकवास बंद करो, मैं चीख उठा। तुम्हारे ये ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। जरा मुझे ये बताओ मेरे भोलेनाथ, तुम मोहिनी की महान शक्ति से मुक्ति पाने की खातिर क्या रास्ता इख्तियार करोगे? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? तुम मेरे सामने अपने उसी रूप में आओ जिसमें मास्टर टोनी ने तुम्हें अगवा किया था। सपने देखना छोड़ दो। वो तेजी से बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है कि दावर और कोमल वर्मा की मौत के बाद भी मैं तुम्हारे करीब आने का पागलपन करूंगी? इसका मतलब ये है कि तुम एक महान शक्ति होने के बावजूद मुझसे खौफजदा हो। मैं मुस्कुराया। बात खौफजदा होने की नहीं, लेकिन इंसान खुली आंखों से मक्खी भी नहीं निकल सकता। और फिर देवी ने भी यही कहा है कि मनुष्य को बहुत सोच पुजार के बाद फूंक कर कदम उठाना चाहिए। उस कुव्वत से डरती हो जिसने दावर और कोमल वर्मा को जलाकर राख कर दिया था। मैंने उसे टटोलने की खातिर कहा। मोहिनी की सिमत से कोई जवाब नहीं मिला। क्यों? अब तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? अगर महान शक्ति हो तो सामने आकर बात करो। मोहिनी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। और फिर अचानक मेरे कानून अजना के कबीले के उस बुजुर्ग की आवाज गूंजी जिसे कंबल पोश बुजुर्ग ने मेरी हिफाजत पर तैनात किया था। शायद उसी बुजुर्ग की आमद का नतीजा था जो मोहिनी की आत्मा उसके सामने कदम नहीं जमा सकी। मेरे अजीज, शैतानी कुव्वतें इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? परेशान मत हो, खुदा पर भरोसा रखो। मियाँ साहब की जात बाबरकत भी तुम्हारे साथ है, लेकिन इस बार हालात का रुख मेरे खिलाफ है। मजहब से ला इल्मी और गुमराही इंसान को दर बदर की खाक छानने पर मजबूर कर देती है। बुजुर्ग ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों भूल रहे हो? फिरौन जैसे मालूम के दरबार में साहरों ने हजारों की तादाद में सांप और अजदहे उन पर छोड़ दिए थे। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा का नाम लेकर अपना असा जमीन पर डाल दिया और जिसने खौफनाक सांप की शक्ल इख्तियार करके साहरों के छोड़े हुए तमाम सांपों और अजदहों को हड़प कर लिया था। मैं अब आपका इशारा नहीं समझा। घबराओ मत, वक्त का इंतजार करो। खुदा जब अपने किसी बंदे पर मेहरबान होता है तो खुद उसकी रहनुमाई करता है। तागूती कुव्वतों से मुतल्लक हरासा मत हो और इस बात पर ईमान और एतकाद रखो कि हक के मुकाबले में बातिल की फतह कभी नहीं हुई।
फिलहाल मैं यही कहने के लिए आया था, मेरी बातों को फरामोश ना कर देना। और उसके बाद दूसरी जानब से मुकम्मल खामोशी तारी हो गई। ना जाने क्या राज था, कब मेरे दिल को करार आ गया था। रात में खासी देर से सोया था। शैतानी कुव्वतों ने राम दयाल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ जो जाल बुना था वो खासा मजबूत था। कालका की हिमायत के बगैर कोई चमत्कार मुमकिन नहीं था, लेकिन वो भी मुझे अपनी मजबूरियों का एहसास दिला रही थी और खुदा जाने सच बोल रही थी या झूठ। बहरहाल मेरे लिए एक नई परेशानी ने सर उठाया था और मैं बड़ी देर तक ज़हनी कश्मकश में मुब्तला रहा। और फिर मुझे टाइगर याद आ गया जिसने पांडे के दफ्तर में मेरे ऊपर रिवाल्वर तान लिया था। उसके तेवर बेहद खतरनाक थे। ऐसे वक्त में किसी गैबी कुव्वत ने मेरी मदद की और मैं कंबल पोश बुजुर्ग की बख्शी हुई उस नादीदा कुव्वत का करिश्मा राम दयाल के सामने पेश कर सकता था। लेकिन शायद कुदरत को मेरा इम्तहान मंजूर था, जो इस वक्त मेरे जहन को कोई ऐसा ख्याल नहीं आया। बहरहाल मुझे इस बात का कामल यकीन था कि मास्टर टोनी के अलावा जिस तरह मेरे दूसरे कारिंदों को तागूती कुव्वतों ने अपने शहर में फांस लिया था, उसी तरह उन्होंने आबद के सिलसिले में भी अपनी कमीनगी का सबूत दिया। और मुझे अभी तक दानिश के बारे में भी इस बात का इल्म नहीं था कि वो कहां और किस हाल में है। एक दो बार मैंने नदीम से पूछा भी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद किसी मसलहत के पेशे नजर वो टाल गया था और उन्हीं परेशान खुल ख्यालात में गोता लगाते लगाते किस वक्त मेरी नींद की आगोश में मैं चला गया। लेकिन गालबन मैं बहुत देर तक नहीं सो सका था और जब मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाजू थाम कर आहिस्ता आहिस्ता हिला रहा था और मैंने आंखें खोली तो खिलाफी तवक्का लेडी मकरानस को देखकर परेशान हो गया। 98 साल की वो खमीदा नाक वाली बदशक्ल और बेहंगम बुढ़िया मेरे सामने खड़ी मुझे घूर रही थी और उसकी आंखों में आज भी वही चमक मौजूद थी जो मैंने पहली मुलाकात में देखी थी। हस्बे मामूल वो अपने उसी पुराने लिबास में थी और उसकी चमकदार निगाहों में इस वक्त भी सहाराना अंदाज मौजूद था। पलके झपकाए बगैर वो मुझे घूरे जा रही थी और उसकी पेशानी भी शिकन आलूद थी। शायद वो मुझसे खफा थी या फिर उसके शैतानी जहन में कोई सहाराना चाल गर्दश कर रही थी। और मैंने उसे कई बार मुखातब करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे या तो मैं गंग होकर रह गया हूँ या फिर किसी नादीदा कुव्वत ने मेरी कुव्वत गोयाई सलब कर रखी थी। खासी देर तक वो मेरी निगाहों में निगाहें डाले खड़ी रही और फिर उसकी सपाट आवाज मेरे कानों में गूंजी, मुझे पहचानो, तुम मेरे अजीज, मैं वही लेडी मकलानस हूँ जिसके ऊपर आज भी लंदन की पुलिस मकलानस के कत्ल का शुबा कर रही है। मगर अभी तक किसी ने मुझसे बाज पुरस करने की जुर्रत नहीं की। जानते हो क्यों? इसलिए कि वो सब जानते हैं कि लेडी मकलानस ब्लैक मैजिक पर भी पूरी तरह हावी है। उसकी जुबान से जो बात निकलती है वो पत्थर की लकीर साबित होती है और मेरी कोई पेशगोई आज तक कभी गलत साबित नहीं हुई। मैं जिधर से गुजर जाती हूँ खौफ बहरात फैल जाता है और ये मेरी बरसों की रियाजतों का नतीजा है। वो एक लम्हे सांस लेने को रुकी और फिर उसने दोबारा कहना शुरू किया, तुम वो पहले शख्स हो जिसको मैंने अपनी जमीन दोज लाइब्रेरी की सैर कराई थी। वो सब कुछ नजर का फ्रेब नहीं था, एक हकीकत है। क्या तुम खुद उन खोपड़ियों से अपनी जुबान में बातें नहीं की थी जिनको मरे हुए सैकड़ों और हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरी सहाराना ताकत ने आज तक उनकी हैबत में कोई तब्दीली नहीं रूनुमा होने दी। और तुम पिंडत बंसीदार को क्यों भूल रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने उसके कटे हुए सर को हवा में मुअल्लक करके कमरे में तलब किया था और उसी ने तुम्हारी मौजूदगी में दावा किया कि वो बहुत जल्द कैद से रिहाई हासिल कर लेगा, लेकिन वो आज भी पिंजरे में बंद किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा है। हाँ, मैंने मध्यम लहजे में जवाब दिया, मुझे सब कुछ याद है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रात में सिर्फ इसीलिए दिलचस्पी लेने को आमादा हो गई हूँ कि इस राज को पाना चाहती हूँ जिसने तुम्हारे वजूद के गिर्द एक ऐसी स्याह चादर तान रखी है जिसके आर पार मेरी नजरें भी नहीं पहुंच सकी। और तुमने मेरे इस्तफार पर कहा था कि तुम इन नादीदा कुव्वतों के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ, मैंने यही कहा था। तुमने झूठ कहा था। लेडी मकरानस का लहजा तलख हो गया। तुम सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन लेडी मकरानस को फरेब नहीं दे सकते। मुझे इल्म है कि तुम्हारी जुबान बंद रखने का हुक्म दिया गया है और मैं तुम्हें उसके लिए मजबूर नहीं करूंगी। मैं अपनी ताकत से उस मामले को हल करूंगी, चाहे उसकी खातर मुझे अपनी जिंदगी भी क्यों ना दाव पर लगानी पड़े। और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, थूक निगल कर रह गया। वो जो कुछ कह रही थी वो हरफ बहरफ सही था
और मैं जिस बुलंदी पर पहुंच चुकी हूं उसे कोई दूसरा नहीं छू सका। लेकिन तुम वो वाहिद शख्स हो जो मेरी जात पर शायद शुबा कर रहे हो। मैं समझा नहीं। हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तुम मुझे भी कालका, मोहिनी और कोमल वर्मा जैसी हकीर कुबतों के सफ में शुमार कर रहे हो। उसने मुझे तेज नजरों से देखा। वो गलत नहीं कह रही थी और मुझे कई बार इस बात का शुबा हुआ कि मोहिनी, कालका, कोमल वर्मा और लेडी मकरानस ये सब एक ही शख्सियत के मुख्तलिफ रूप हैं। जानते हो मिस्टर शहबाज मेरे बच्चे कि मैंने उस वक्त तुमसे गहरी नींद में मुलाकात करनी क्यों जरूरी समझी? नहीं, इसलिए कि तुम मुझे बहुत अजीज हो। अजीज ना होते तो मैं तुम्हें उस लाइब्रेरी की सैर कभी ना कराती, जो अगर मंजरे आम पर आ जाए तो दुनिया के अजायदाबाद में इससे पहले नंबर पर होने का शर्फ हासिल हो सकता है। हाँ, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। क्या तुम ये जानकर खुश नहीं होगे कि मेरी उस लाइब्रेरी में एक नए शीशे के पिंजरे का इजाफा हुआ है? उसने मैंने खेत अंदाज में कहा और फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, मैंने उसमें तुम्हारी कालका की वो मूर्ति बंद कर रखी है जिसे तुमने शंकर के लिए हासिल किया था। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। हाँ मेरे अजीज, वो मूर्ति अब मेरी लाइब्रेरी की जीनत बन चुकी है, लेकिन अभी वो नामुकम्मल है। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब का इजहार किया। मेरी एक मामूली सी गलती से कालका की बदरू फरार होने में कामयाब हो गई और मुझे उसी की तलाश है। और मैं बड़े यकीन और एतमाद के साथ कह रही हूँ कि एक दिन कालका की रूह भी मेरी मुट्ठी में होगी और मेरे अजायब खाने में एक बाब का इजाफा करेगी। क्या ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं कि मैंने उसे खरीदने की खातिर सवाल किया? नहीं, लेडी मकरानस ने संजीदगी से जवाब दिया। जो लोग मछली का शिकार खेलने में मुकम्मल तजर्बा रखते हैं वो ये भी जानते हैं जबकि जब खिलाफ तवक्का कोई बड़ी मछली खुश्क राड़ में फंस जाए तो उस वक्त तक ढील देनी पड़ती है जब तक वो थक कर निढाल ना हो जाए और दूसरी शक्ल में डूब टूट जाने का अंदेशा होता है। और जो मछली एक बार फिशिंग राड में फंस कर निकल जाए वो दोबारा आसानी से शिकार नहीं होती। इसी असूल के पेश नजर मैं कालका की बदरू को ढील दे रही हूँ, लेकिन वो ज्यादा अरसे तक मेरी दस्तरस से दूर नहीं रहेगी। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। कालका और मोहिनी और कोमल वर्मा भी, लेडी मकरानस ने तेजी से जवाब दिया। ये सब एक ही कुव्वत के तीन मुख्तलिफ रूप हैं। एक तुम्हें डराता है और दूसरा थपकी दे देकर सुलाता है और तीसरा तुम्हारी मदद करके तुम्हें अंधेरों में भटकने पर मजबूर करता है। ओह आईसी, मैंने हैरत से कहा। मेरा जहन एक लम्हे को चकरा कर रह गया। तुम्हारे मतहत मिस्टर आबद के साथ भी एक नई साजिश की गई है और तुम्हें गलतफहमी में रखा गया। लेडी मकरानस ने घूरते हुए कहा, क्या ये गलत है कि पहले कालका ने तुम्हें किसी खतरे से बाखबर किया था और अपनी मजबूरी का एहसास दिलाने की कोशिश की और फिर मोहिनी ने कालका की ताकत का मजाक उड़ाया था? हाँ, ऐसा ही हुआ था। मिस्टर सराज की तब्दीली और राम दयाल के तानाती के पीछे भी तुम्हारी कालका रानी का हाथ है। इस बार लेडी मकरानस ने मुस्कुराते हुए मैंने खेद अंदाज में कहा, दुनिया में तीन चीजें ऐसी हैं जो इंसान को अंधा कर देती हैं, बेपनाह ताकत, कसीरल माल दौलत और कोई हसीन और जमील औरत। कालका ने भी एक हसीन औरत के रूप में तुम्हें शिकार किया था। वो कदम कदम पर तुम्हारा एतमाद हासिल करने के लिए तुम्हारी मदद करती रही और ये सच है कि पहले वो तुम पर मेहरबान थी, लेकिन जब मजहब का मसला दरमियान में आ गया तो वो अपने देवी देवताओं के कहने पर तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर आमादा हो गई। और मैं हैरत से आंखें फाड़े लेडी मकरानस को देख रहा था जो कालका की शख्सियत को बेनकाब कर रही थी। और फिर उसने एक सानिये के खामोशी के बाद कहा, जानते हो लेडी मकरानस की सहाराना कुव्वतों ने इस वक्त इतना तवील सफर क्यों इख्तियार किया? क्यों? तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे अजीज, उसके लहजे में खलूस था। कालका या मोहिनी ने तुम्हारी साख को बर्बाद करने की खातिर मिस्टर आबद को जिस साजिश का शिकार किया है वो उसमें कामयाब नहीं होगी, लेकिन राम दयाल के कब्जे में ठोस सबूत मौजूद हैं। मैं उनको भी देख लूंगी। वो होंठ चबाते हुए सपाट लहजे में बोली, मैं छोटे मोटे खेल तमाशे दिखाने और शोबदाबाजी की कायल नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातर मेरे अजीज, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मगर के चक्कर में मत पड़ो मेरे बच्चे, अपने दोस्त की सलाहियतों पर एतबार करो। लेडी मकरानस ने बड़ी संजीदगी से कहा, अगर वो गलत रास्तों का मुसाफिर ना होता तो अपने वजूद के अंदर छुपी हुई इन लाजवाल ताकतों का इस्तेमाल भी कर सकता था जो नीले आसमान ने उसे तोहफतन दी थी, लेकिन अब वो बहुत दूर निकल गया है, इतनी दूर के शायद अब उसकी वापसी भी मुमकिन नहीं।
आबद का क्या बनेगा? मैंने बेकरारी से पूछा। रामदयाल की तैनाती अगर मोहिनी या कालका के इशारे पर हुई है तो वह मुझे आसानी से नहीं छोड़ेगा। खतरे की तलवार हर वक्त मेरे सर पर लटकती रहेगी। डोंट वरी माई चाइल्ड, गॉड इज ग्रेट। और अब तुम आराम की नींद सो जाओ, मैं जा रही हूँ। उसके बाद लेडी मकराना की शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता धुएं में तलीन होकर मेरी निगाहों से उजल हो गई और मेरा जहन एक बार फिर नींद की गहराइयों में डूब गया। मैंने दफ्तर में कदम रखा तो आबद वहां पहले से मौजूद था, उदास उदास गर्दन झुकाए किसी गहरी सोच में गर्क था। शर्मिंदगी के एहसास ने शायद अभी तक उसे पस मुर्दा कर रखा था, या फिर वो अपने नाकर्दा गुनाहों के बारे में सोच कर परेशान हो रहा था। और वो मेरा काबिल एतमाद शख्स था और मैंने उसे तमाम आउटडोर काम सौंप रखे थे। उसे स्याहो सफेद का पूरा पूरा हक दे दिया गया था और मुझे यकीन था कि नापाक कुव्वतों ने मुझे फांसने के लिए उसे बहस चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। लेकिन आबद, मुमकिन है उसे इस बात का गम लाहक हो कि अगर अदालत ने उसके इकबाल जुर्म और नाजायज सोने की तहवील में रखने के जुर्म में किसी लंबी सजा का मुस्तहक करार दे दिया तो उसका असर मेरी जात पर भी पड़ना लाजम है। और मैं चंद लम्हे दरवाजे पर खड़ा उसकी कैफियत का अंदाजा लगाता रहा और फिर उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो मेरी सिमत देखकर तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसकी निगाहों की लाली बता रही थी कि गुजरी हुई रात उसने पलकों के नीचे गुजारी हो। शायद वो एक लम्हे को भी नहीं सो सका। उस वक्त उसका चेहरा बड़ा सुस्ता सुस्ता सा नजर आ रहा था। मैं चंद लम्हे दरवाजे पर खड़ा उसकी कैफियत का अंदाजा लगाता रहा और फिर उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो मेरी सिमत देखकर तेजी से उठ खड़ा हुआ और उसकी निगाहों की लाली बता रही थी कि गुजरी हुई रात उसने पलकों के नीचे गुजारी हो। कैसे हो आबद? मैंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसे बड़ी अपनायत से मुखातब किया। ठीक हूँ सर, उसने मजमल लहजे में जवाब दिया और फिर मेरा इशारा पाकर दोबारा बैठ गया। कुछ परेशान मालूम होते हो। जवाब में उसने कुछ नहीं कहा, एक लिफाफा निकालकर हाथों से मेरे सामने रख दिया। क्या है इसमें? मैंने लिफाफे को हाथ लगाए बगैर सवाल किया। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही ख्याल उभरा था कि शायद उसने मुझे बचाने की खातिर अपना इस्तग़फ़ार पेश किया है। गालिबन उसने सोचा होगा कि मेरी मुलाजमत से सुबकदोश हो जाने के बाद वो तन्हा अपने नाकर्दा जुर्म की पादाश में सजा का हकदार होगा। आप खुद ही देख लें सर, उसने मदम लहजे में जवाब दिया। मिस्टर आबद, मैंने बड़े संजीदगी से कहा, अगर तुमने मेरी मुलाजमत से अलहदगी का परवाना पेश किया है तो ये मेरे और मेरी फिल्म के हक में ज्यादा बुरा साबित होगा। जानते हो क्यों? तुम पुलिस को एक बार तहरीरी बयान दे चुके हो कि तुम सोने की तिजारत का मजमूम काम मेरी वजह से कर रहे हो। इसलिए अब अगर तुमने अपना बयान बदला तो मेरे लिए कुछ नई दुश्वारियां भी पैदा हो जाएंगी। ये मेरा इस्तग़फ़ार नहीं है सर, फिर ये भी मेरा तहरीरी इकबाल जुर्म है, वो होंठ चबाते हुए बोला। और मैंने उसमें यही लिखा है कि आपकी कंपनी की आड़ में एक बड़ा आदमी बनने के ख्वाब देख रहा था जिसका आपकी जात से कोई ताल्लुक नहीं। और वो बयान जो तुम पहले दे चुके हो वो पुलिस की जबर और तशद्दुद का नतीजा था, उसने तेजी से कहा। वो बयान पुलिस ने आपको महज मुलव्वस करने की खातिर मुझसे जबरी तौर पर लिया था। उसका जवाब क्या पेश करोगे? पुलिस का मफाद। इस तरह वो आपसे लंबी लंबी रकमों का मुतालबा करने का प्लान बना रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस बयान के बाद मेरा नाम अखबारों में नहीं आएगा और मेरी फिल्म की साख खराब नहीं होगी? नहीं माय डियर आबद, तुमने जो फैसला किया है वो पुलिस के लिए मेरे खिलाफ एक नया बाब खोल देगा। मैं समझा नहीं सर। ये बयान जो तुम अब दे रहे हो ये तुमने मेरी एमा पर दिया है जिसके एवज मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। 5 लाख जिसके बदले में कोई भी मुजरम अपने बयान से मुनहरफ हो सकता है। लेकिन सर, जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ। मैंने अपने सामने पड़ा हुआ लिफाफा खोले बगैर टुकड़े टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में डालते हुए कहा, नादीदा कुव्वतें जो तुम्हारे ब्रीफ केस में रखे हुए कागज को सोने के रूप में तब्दील कर सकती हैं, वो इतनी कमजोर नहीं कि तुम्हारे दूसरे बयान के बाद मेरा पीछा छोड़ देंगी। आप शायद ठीक कह रहे हैं, मगर फोन की घंटी बजी तो वो अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका और मैंने हाथ बढ़ाकर रसूल उठा लिया और दूसरे जन्म से सरार था। ये सब क्या हो रहा है शहबाज साहब? वही जो इससे पहले होता आ रहा है, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। मेरे दुश्मन शायद आखिरी सांस तक मेरा पीछा छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते।
शायद इसीलिए मुझे इस इलाके से हटाया गया जहां राम दयाल जैसा बदनामे जमाना इंस्पेक्टर तैनात है। सराज के लहजे में जल्लाहट थी और फिर वो खुद पर काबू पाते हुए बोला, क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूं? कल तक इस वाक़े की इत्तला शायद प्रेस तक नहीं पहुंची थी, लेकिन कल जो अखबारात शाया होंगे वही मेरी साख को तबाह करने की खातिर। इस सिलसिले में आप बिल्कुल परेशान ना हो, सराज ने तेजी से जवाब दिया। राम दयाल ने कल ही मिस्टर आबद को जमानत पर रिहा करने के बाद प्रेस से राब्ता कायम किया था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। मैं समझा नहीं। अखबार वाले तो ऐसी खबरों की तलाश में थाने थाने भटकते फिरते हैं। इत्तेफाक ही समझिए जो मेरे एक माताहत ने बर वक्त मुझे इस हादसे की इतला कर दी और मैं राम दयाल की कमीनगी से पूरी तरह वाकिफ हूँ। इंतहाई कीना परवर और मुतासब वाक़या हुआ है। मुझे तवक्का थी कि मिस्टर आबद के हाथ से निकल जाने के बाद फौरी तौर पर प्रेस वालों को फोन करके दरख्वास्त की कि आपके खिलाफ कोई खबर उस वक्त तक किसी भी अखबार में नहीं आनी चाहिए जब तक अदालत कोई फर्दे जुर्म आयद ना कर दे। सराज ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, और आपके वालिद मरहूम नादर खान साहब मेरे कर्म फरमाओं में से थे और मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम आ सका। मैं आपका ये एहसान कभी भी फरामोश नहीं कर सकता, मैंने सच्चे दिल से कहा, और आपने मेरी बरसों की मेहनत को बर्बाद होने से बचा लिया। वरना किस्सा क्या था? सराज ने मुझे जुमला मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। वही मकरू और गंदी कुव्वतें जो इससे बेशतर भी मेरे खिलाफ कई महाद बना चुकी हैं। मुझे इल्म है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ऐन मौका पर कुदरत ने आपको बाल बाल बचा लिया और मेरा दिल गवाही देता है कि अब भी कुदरत आपके साथ देगी और राम दयाल को मुंह की खानी पड़ेगी। मैं कुछ बातें जाती तौर पर आपसे मिलकर करना चाहता हूँ। शाम को आप कहाँ मिल सकते हैं? मैं घर पर आपका इंतजार करूंगा। और मैंने सरार से गुफ्तगू करने के बाद आबद की जानब देखा जो अब भी मलोल नजर आ रहा था। मिस्टर आबद, आपको फिलहाल सिर्फ आराम की जरूरत है। कम से कम 2 रोज तक आप दफ्तर से छुट्टी करें और जो कुछ हो चुका है उसे भूलने की कोशिश करें। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। सर, क्या आपका ख्याल है कि राम दयाल मुझे घर पर भी सुकून से रहने देगा? आप इस बात की फिक्र ना करें, और मेरा कुछ ताल्लुक कानून से भी रह चुका है। जब तक आपको अदालत के रूबरू पेश ना किया जाए, राम दयाल आपको परेशान करने का मजाज नहीं होता। जवाब में आबद ने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा और उसके होंठ कुछ कहने के लिए खुले, लेकिन फिर वो अपना इरादा तर्क करके उठा और नजरें झुकाई मेरे ऑफिस से बाहर चला गया। सराज के फोन आ जाने के बाद कम से कम मेरी ये परेशानी दूर हो गई थी कि आबद वाली खबर अखबारात में शाया हो जाने के बाद मुझे कितना शदीद धचका पहुंच सकता था। और फिर मेरे जहन में लेडी मकरानस का ख्याल जागा, जिसने गुज़श्ता रात मुझे ख्वाब में बातें की थी, और उसने मुझे यकीन दिलाया था कि आबद वाले केस में कोई ताकत मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकेगी। और उसने ये भी दावा किया था कि कालका की मूर्ति अब उसकी लाइब्रेरी में महफूज है, लेकिन ताहाल वो उसकी रूह को काबू नहीं कर सकी। और उसने एतराफ किया था कि उसकी एक मामूली सी गलती ने कालका की मूर्ति से उसकी आत्मा को फरार हो जाने का मौका फराहम कर दिया था। और उसने मुझे इस बात का भी यकीन दिलाया कि मोहिनी और कालका एक ही शख्सियत के 2 रूप हैं, जो बेस बदल कर मुझसे किसी बेजान खिलौने की तरह खेल रही थी। कालका को देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल था। वो मुझे अपने खूबसूरत जाल में फांस कर माहिर बेआब की तरह मारने की मुतमनी थी, लेकिन अभी तक कंबल पोश बुजुर्ग की संदली अंगूठी और उनकी रहमानी कुव्वतें मेरा तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी। खुदा के उसी बरगजीदा बुजुर्ग ने अजना के कबील के एक मेहरबान को भी रहनुमाई के लिए तैनात कर दिया था। खुद मुझे भी अपने खुदा पर मुकम्मल यकीन था। मैं हालात से हरासा नहीं था और मुझे मालूम था कि खुदा अपने बंदों के हक में जो करता है उसमें कोई न कोई मसलहत जरूर शामिल होती है। ये और बात है कि इंसान किसी मुश्किल में उलझकर भटक जाए, वरना उस माल के 2 जहां ने जो राहें मुकर्रर कर दी हैं, उस पर चलने वाला कभी जिंदगी और हालात से मायूस नहीं होता। ईमान की रोशनी में हमेशा उसकी रहबरी और रहनुमाई करती रहती है। और फिर सोचते सोचते मेरा जहन जोसेफ की तरफ भटक गया। अगर लेडी मकरानस और सराज का बयान दुरुस्त था, तो फिर राम दयाल के तबादले में उसका हाथ भी शामिल हो सकता था। अभी तक बेज़ाहिर हम खुलकर एक दूसरे के सामने नहीं आए, लेकिन दर पर्दा हालात ने हमें एक दूसरे का दुश्मन जरूर बना दिया था। अब तक जो हालात पेश आ चुके थे, उनके पेशे नजर
मुझे इस बात का एतराफ था कि बोशन जुराइब की दुनिया का पुराना और तजर्बेकार खिलाड़ी था। उसने अभी तक अपने पीछे पुलिस की आसानी के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ा था। श्री राम या कृष्ण शर्मा से लेकर टाइगर सभी इसके लिए कारआमद थे, लेकिन वो एक एक को अपनी साख बरकरार रखने की खातिर रास्ते से हटाता गया। उसे यकीनन मेरे बारे में इल्म होगा। खान जाबर और बहराम दोनों उसी के गुर्गे थे। खान जाबर ने मेरे कान में आग लगाकर मेरी माँ को जिंदा जलाने की कोशिश की। इस खतरनाक काम के लिए उसे गंदी कुर्तों ने आमादा किया होगा जो मेरे खिलाफ बरसरे बेकार थी। बहराम भी मेरी इतला के मुताबिक इस साजिश में शरीक था और ऐसी सूरत में यही सोचा जा सकता था कि बोशन मुझसे मुतारफ ना होने के बावजूद मेरे खिलाफ माउस ट्रैप बन रहा था और नदीम ने विलियम पोकर की शख्सियत को पैदा करके बोशन के खिलाफ यकीनन कुछ ज़हनी परेशानियां पैदा कर दी थी। उसी फर्दी किरदार की आड़ लेकर मैंने रवि सोमरू को मौत की घाट उतारा, लेकिन उसकी मौत मेरे अमाल में एक संगीन गुनाह के इजाफे के सिवा और किसी काम नहीं आ सकी। मैं खासी देर तक ज़हनी जिम्नास्टिक करने के बाद मैंने रसूल उठाया और मार रुख के नंबर घुमाने लगा। नदीम के बयान के मुताबिक वो एक कामयाब शिकारी थी और अपने शिकार को फांसने में खासा तजर्बेकार भी थी। अगर वो बोशन को किसी तरह ट्रैप करने में कामयाब हो जाती तो काम बन सकता था। हेलो, तीसरी घंटी पर दूसरी जानब से जिसने कॉल रिसीव की मार रुख के सिवा कोई और नहीं थी। मैं शहबाज बोल रहा हूँ। ज़हे नसीब, वो मेरी आवाज़ सुनते ही तरंग में आ गई। आज मेरी याद आपको कैसे आ गई? माफ़ी चाहता हूँ, मैंने दिल पर जबर करके कहा। इधर कुछ मसरूफियात ज़्यादा थी इसलिए। क्या अब भी इतनी फुर्सत नहीं है कि आप फ़ोन करने के बजाय बेनफ्से नफीस मुझे अपनी मेज़बानी का मौका देते? उसके लहजे में बेबाकी और उरियानियत का अंसर शामिल था। वो मेरी नज़रों के सामने नहीं थी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो जुमला अदा करते वक्त एक तौबा शिकन अंगड़ाई जरूर दे रही होगी, या फिर उसका खमार आलूद और सहाराना आंखों में कई जाम छलक उठे होंगे। मुझे दरअसल आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? उसने एक ठंडी सांस भरकर लखती हुई आवाज में कहा। जरूरी बातें फोन पर नहीं हुआ करती और मेरे दरवाजे भी अभी तक आपकी खातिर खुले हुए हैं। जरा नवाजी है आपकी, मगर आप गालबन उसी आधे तीतर और आधे बटेर की बातें करना चाहते हैं। उसने बोशन जोसेफ का नाम लेने की बजाय मुहावरे से काम लिया। आप खासी ज़हीन भी वाक़या हुई हैं। मैंने उसे उकसाने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में मेरी और आपकी बात पहले भी हो चुकी है। कुछ काम ज्यादा मुश्किल भी नहीं होते, फिर भी मैं थोड़ी बहुत फीस जरूर वसूल कर लेती हैं। और मैं उसका लहजा मैंने खेद हो गया। मैं शायद आपको बहुत खुलकर बता चुकी हूँ कि आपके काम के एवज मेरा क्या मुआवजा होगा। कि आपको यकीन है कि वो आसानी से ट्रैप हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ मेरी फीस पर गौर कर लें। ठीक है, मैंने बेमुश्किल जवाब दिया। मैं किसी वक्त हाजिर होने की कोशिश करूंगा और मैं उसी वक्त का बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगी। नदीम मुझे खुलकर बहुत साफ साफ लफ्जों में मारूफ के बारे में बता चुका था। शादी से पहले भी वो गलत रवश का शिकार थी और फिर उसने सुलेमान शाह जैसे बाअसर आदमी को अपने जाल में फांसने के बाद उससे शादी कर ली थी। और अब वो लोग भी जो उसके मादी से वाकिफ थे उसे बाइज्जत खातून के नाम से याद करने पर मजबूर थे। और शादी के बाद जहां मारूफ को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, वहां सुलेमान शाह भी अपने मतलब के खातिर उसे इस्तेमाल करने में कोई यार नहीं समझता था। और मैं अपनी पारसाई का दावा नहीं करता। जिस शख्स को कोई मामूली सी लग्जरी भी सरजद हो जाए उसे पारसा नहीं कहा जा सकता। मैंने तो हालात के बनूर में फंस कर कई जुर्म कर डाले थे, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह थी कि मेरा दामन अभी तक किसी औरत के सिलसिले में पाक था। मारूफ की फीस अदा करने के बाद मैं बोशन को कानून के शिकंजों में फंसवा सकता था, लेकिन उस बात की क्या जमानत थी कि बोशन के टूट जाने के बाद तागूती कुव्वतें मेरा पीछा छोड़ देंगी। बहरहाल इंसान अपनी आना और जिद की खातिर सब कुछ कर गुजरता है, और मैं भी अपनी जात में अंदर से किसी मोम की तरह पिघलना शुरू हुआ था कि कमरे में संदल और लोबान की मिली जुली तेज खुशबू फैलने लगी। उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये खुशबुएं खुदा के उसी बरगजीदा कंबल पोश बुजुर्ग के वजूद से फूटती थी जो अभी तक मेरी मदद कर रहा था। और मैं संभल कर बैठ गया और फिर मैंने देखा कि खुदा का वो नेक दिल बंदा अपनी तमाम तर मजबूबाना कफीतों के साथ साथ में वही टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थामे मेरे सामने मौजूद था। उसकी कहर आलूद नजरें मेरे वजूद का अहाता कर रही थीं।
और उनकी आंखों में जलाल था जो मेरे दिल को लर्जा देने के लिए बहुत काफी था। मेरी परेशानी पर पसीने के कतरे उभरने लगे। मेरे बुजुर्ग, मैंने गड़गड़ाकर कहा, मुझे आपकी रहनुमाई की बड़ी शिद्दत से जरूरत महसूस हो रही है। हक अल्लाह, जवाब में नारा बुलंद हुआ। दुश्मन मेरी बात में है। मैंने आजिज़ी का इज़हार किया। मैं आज़ाद होने के बावजूद बड़ा बेबस हो गया हूँ। हक अल्लाह, बुजुर्ग ने मुझे घूरते हुए फिर वही नारा बुलंद किया। आप खुदा के बरगजीदा बंदे हैं। मेरे रास्ते में हर तरफ तारीकी फैल रही है। हक अल्लाह, मुझे अंदेशा है कि कहीं मैं अपनी राह से भटक ना जाऊं। जवाब में बुजुर्ग की आंखों से नफरत के शोले उबलने लगे। उनका लागा जिस्म कपकपाने लगा। शायद मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल आई थी और मेरा जहन मेरा साथ नहीं दे रहा था और मैंने खुद को संभाला। आंखें खोल ले मरदूद, बुजुर्ग ने हकारत से जवाब दिया। समुंदर में सर के बल कूदने का इरादा तर्क कर दे, वरना फिर उबरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन घड़ी की टिक टिक की आवाजें गौर से सुना कर, नहीं तो फिर बगले बजाना शुरू कर दे। वो कदम कदम पर मेरे लिए दुश्वारियां खड़ी कर रहे हैं। गुलशन पर आज थू कर दे, सहरा की तरफ दौड़ लगा दे। बुजुर्ग ने जोशीले अंदाज में जवाब दिया। मरेगा तो गिर तुझे हड़प कर जाएंगे। गलील हाथ में लेकर बाहर निकल और तमाम बत्तियों को एक एक करके तोड़ दे और फिर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। मैं आपको इशारों को समझने से कासिर हूँ, मैंने उड़ते हुए कहा। मुझे आपकी हदायत की जरूरत है। मुंह पेट ले, जुबान काट कर कुत्तों के आगे डाल दे और फिर नंगा हो जा। सड़कों पर ठुमके लगाना शुरू कर दे। मैं समझ रहा हूँ मेरे बुजुर्ग, आप शायद मुझसे खफा हैं या फिर मेरी मदद नहीं करना चाहते। जवाब में बुजुर्ग ने दीवाना वार कहके लगाना शुरू कर दिए। जिस्म के जख्मों को नाखूनों से खरीद कर पूरा कर लिया और उसके बाद अपनी लकड़ी को जोर से जमीन पर मारकर हक अल्लाह का नारा बुलंद किया और फिर गोल चक्कर खाना शुरू कर दिया। उन पर मजलूबियत का आलम तारी हो रहा था और बड़ी देर तक वो फिरकी की तरह चक्कर लगा लगा कर हक अल्लाह, याहू और हाउ अल्लाह का वर्द करते रहे और फिर थक कर जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से अब आंसू के कतरे टपक रहे थे। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी सरजद हो गई है तो मैं उसके लिए माफी का तलबगार हूँ। मैं तुझ पर थूक रहा हूँ बदबख्त। आसमान की तरफ देख, जहाँ चीले पर फैलाए उड़ रही हैं। मोहनी और कालका की नापाक कुव्वतें मेरे खिलाफ बरसरे बेकार है। मैं ज्यादा दिनों तक उनकी गंदी और पलीद ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने संजीदगी से अर्ज़े मुद्दा की। सुन, बुजुर्ग ने अचानक चारों तरफ देखते हुए सरगोशी की, मेरी एक बात मानेगा? आप हुक्म दें, मैं सरदाबी की जुर्रत नहीं करूंगा। तू भी मूर्ति बन जा, पूड़ियों की मोल बिका कर। भूचाल आ जाएगा तो फिर उसमें कपड़े उतार नाचना शुरू कर देना, समझ रहा है? मेरे पास अब खुशी के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने बेबसी का इज़हार किया। बुजुर्ग के मुंह से झाग उड़ने लगे, आंखों से चिंगारियां जारी हो गईं और उनका पूरा जिस्म इस तरह झटके खा रहा था जैसे बिजली का करंट दौड़ रहा हो। और बड़ी देर तक मुझे पलके चिपकाए बगैर टिकटिकी बांधे देखते रहे और फिर यकलफ्त कहका लगाकर बोले, कोठे पर चढ़ जा। तिबले और सारंगी के साथ साथ तालियां बजाकर खुदा के लिए मैं गड़गड़ाने लगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कीजिए वरना। तौबा कर बदबख्त, बुजुर्ग ने लड़ते हुए कहा। मुझ पर गलादत उछाल रहा है नाबदान के कीड़े और मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। मैं शायद दीवाना हो गया हूँ। दीवाना? बुजुर्ग ने दीदे नचाकर मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और फिर बड़ी अदा से बोले, मुझे उल्लू बना रहा है? तेरी दाढ़ी कहाँ उड़ गई? क्या दीमक चाट गई? तेरे चेहरे पर मैल कहाँ है? कपड़े तार तार कर ले, हल्क फाड़ कर तान लगा के लुट उलझी सुलझा जा रे बालम। फिर तेरे पीछे भी मजमा इकट्ठा हो जाएगा। खाक उठाकर सर में मालिश किया कर, दिमाग की चोले चढ़ाना शुरू कर देंगी। लेकिन एक बात याद रख, वो फिर संजीदा हो गए। चारों तरफ अजीब नजरों से देखते हुए बड़े मदम आवाज में कहा, जुल्फों में कभी उल्टा लटकने की कोशिश ना करना वरना उलझ कर रह जाएगा। जुएं मारना शुरू कर दे, सर साफ हो गया तो फिर 14 तबक भी रोशन हो जाएंगे। जानता है रोशनी क्या होती? आसमानों पर कड़कने वाली बिजली। तू भी गिरा बांध ले। जब बिजली चमका करे तो डर कर आंखें बांध लिया कर। किसी कोने खुदरे में दुबक जाया कर। तूफानों से डरा कर बादल गरजेगा तो दिल जरूर धड़केगा। फिर बरसात होगी, बरसात हो तो नाचना शुरू कर दे और फिर ठुमके लगाकर गाना शुरू कर दे। लट उलझी सुलझा रे बालम। समझा रहा है ना मेरी बात? मैं मर जाऊंगा लेकिन
दुश्मनों से हार नहीं मानूंगा। फिर आर्जी इख्तियार की और बुजुर्ग की बातें मेरी समझ से बाहर थी। वो यकीनन इशारों किनारे में मुझ पर जो कुछ समझा रहे थे, और जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं वो खुलकर बात नहीं करते। रोशन ज़मीर हो जाने के बाद और मोहतात हो जाते हैं। मजदूब का दर्जा हासिल हो जाए तो फिर अल्लाह का कुर्ब उन्हें दुनिया से बेनियाज कर देता है। वो तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं, मगर अल्लाह ने जो बातें राज रखी हैं वो उनकी जुबान से भी खुलकर अदा नहीं होती। वो ढके छुपे लफ्जों और जुमलों में इंसान की इस्लाह करने की कोशिश करती हैं। उनकी आरफाना बातें हर शख्स की समझ से नहीं आती। सिर्फ वही समझता है जिसे कुदरत की तरफ से हदायत होती है। अभी शायद कुदरत की जानब से मेरे लिए हदायत का हुक्म नामा जारी नहीं हुआ था, जो मैं खुदा के इस बरगजीदा बंदे की बातों की तह तक पहुंच सकता। मेरी इतराफ अभी तक धुंध तारी थी, जिसने मुझसे कुव्वते बसारत छीन ली, या फिर हालात की तलखियों और पे दर पे वाले हादसात ने मुझे घेर रखा था। मुझे संभलने और कदम जाने का मौका नहीं दे रही थी। घुटन के एहसास ने मेरा सांस लेना भी दुश्वार कर रखा था। जीना चाहता है, बुजुर्ग ने मुझे घूरा और फिर लकड़ी से जमीन पर उल्टी सीधी लकीरें खींचने के बाद बोला, जुआ खेलना शुरू कर दे। कौड़ियां फेंक कर गुड़ सीख ले तो फिर वो 12 हो जाएंगे। घोड़ों पर दाव लगाना शुरू कर दे। पहली रेस में 7 नंबर का घोड़ा जीतेगा। लंबे बाव से लेकर संभल कर खेलना। वो पीछे दुलकी लगाता हुआ आएगा और सबसे आगे निकल जाएगा। सब उसकी जीत पर बौखला जाएंगे। फिर दूसरी रेस ना खेलना वरना पिट जाएगा। तीसरी रेस में भी तेरे सितारे गर्दश में होंगे। उसके बाद चौथी रेस में 8 नंबर पर किस्मत आजमाना और आखिरी रेस में 6 नंबर पर अपनी तमाम तर जमा पूंजी लगा देना। चांदी ही चांदी हो जाएगी। मगर एक बात गौर से सुन लो, दूसरी बार रेस की तरफ जाने की कोशिश ना करना, वरना किसी बदके हुए घोड़े की दुलत्ती तुझे लहूलुहान कर देगी। बुजुर्ग ने सट्टे का नंबर बताने वालों की तरह कहा, और मैंने जो नंबर बताए हैं उन्हें भूल मत जाना। तरतीब अगर बिगड़ गई तो फिर वही होगा। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी। और मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, मैंने तड़प कर कहा, मेरे हाथ थाम कर सीधे रास्ते पर लगा दीजिए, दलदल में फंस जाएगा। बुजुर्ग ने तेजी से मुझे टोका और फिर जल्दी जल्दी पलके झपका कर बोले, पगडंडी चलने की आदत नहीं तो चमगादड़ की तरह दरख्त से उल्टा लटकर रह जाएगा। फिर मुझे अपनी ये दाढ़ी आड़ी तिरछी लकड़ी अनायत कर दें। मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, यही मेरे लिए बहुत होगी। दुम दमाकर भाग ले, कोई तेरी दुम में नुमदा फिट करने की के लिए आ रहा है, या हक। बुजुर्ग ने खौफजदा लहजे में कहा और फिर हक हू का नारा लगाते हुए मेरी निगाहों से उजर हो गए और मैं उनकी बातों पर गौर करने लगा, लेकिन मुझे इसका मौका ना मिल सका। राम दयाल सीना ताने दंदाता हुआ और पुलिस वालों के साथ मेरे आपस में दाखिल हुआ तो मेरे ख्यालात का शिरादा बिखर कर रह गया और मैंने राम दयाल को गौर से देखा। उसकी होंठों पर बड़ी मैनी खेद मुस्कुराहट मौजूद थी। वो यकीनन किसी मकसद के तहत आया था और मैं अभी उसकी आमद की मकसद का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसने चीखते हुए लहजे में कहा, अभी मैं आपका मतहत भी रह चुका हूँ शहबाज खान, कि आप मुझे बैठने को नहीं कहेंगे। किस मकसद के तहत आए हो? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कदर तलखी से सवाल किया। जमुना याद है आपको? वही रूपनगर वाली जमुना जो शंकर की रखेल थी। राम दयाल ने मुस्कुराकर कहा, आपने उसे आहनी सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, लेकिन फिर नतीजा क्या निकला? मैं तुम्हारी इस बात का मतलब नहीं समझ सका। जमुना शंकर के जंतर मंतर से आजाद हो गई थी और आपको बड़ी मायूसी हुई थी। राम दयाल, मेरी पेशानी शिकन आलूद हो गई। ना मेरा ताल्लुक अब पुलिस से है और ना मेरे पास फजूल बातों को सुनने का वक़्त। मेरी मसरूफियात भी यहाँ आकर बहुत बढ़ गई हैं। उसने तंज किया। रूपनगर एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ हमारा वास्ता छोटे छोटे मुजरिमों से पड़ता था, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े सूरमा पड़े हैं और एक पुलिस अफसर होने के नाते खतरनाक किस्म के मुजरिमों की सरकूबी करना मेरा फर्ज है। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरे पास किस लिए आए हो? मेरा लहजा और सख्त हो गया। आप शायद भूल रहे हैं शहबाज जी, अभी सोने से भरा हुआ प्रेस केस आपके खिलाफ मिस्टर आबद का तहरीरी बयान मेरे पास मौजूद है। फिर मैं मिस्टर आबद से मिलना चाहता हूँ। राम दयाल ने अफसराना शान से कहा, और मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। फिर मैं क्या करूं? मैंने बदस्तूर बेपरवाही से पूछा। मिस्टर आबद, वो अदालत के हुक्मनामे के तहत जमानत पर है, मगर उसकी जमानत मिस्टर नदीम ने दी है। तुम अगर चाहो तो नदीम से राब्ता कायम कर सकते हो। क्या आप मुझे मिस्टर आबद का पता बताने की भी जहमत गवारा नहीं करेंगे?
میرا وقت بہت قیمتی ہے رام دیال، تم عابد کا پتہ لینے کی خاطر میرے انڈور چیف مسٹر وارسی سے ملو۔ اوکے مسٹر شہباد، رام دیال نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ اب ہماری ملاقات عدالت میں ہوگی۔ اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا دفتر سے باہر چلا گیا۔ اور شام کو میری ملاقات گھر پر ندیم سے ہوئی تو وہ خاصا حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ نسیم، عارفہ اور امی سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو عارفہ نے بڑی قاتلانہ نظروں سے دیکھا اور پھر نسیم کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ یہ اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ میں جب بھی تھکا ماندہ دفتر سے گھر لوٹتا تو وہ ہمیشہ اسی طرح سچے جذبوں سے مجھے خوش آمدید کہتی اور میری دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی۔ مجھ سے شادی کرنے کے بعد اس کی حسن میں کچھ اور نکھار آ گیا تھا۔ وہ مجھے پا کر بہت خوش تھی۔ مجھے بھی احساس تھا کہ میں نے اب اتنے عرصے تک عارفہ کی نگاہوں کا مفہوم نہ سمجھ کر غلطی کی تھی۔ وہ انتہائی وفادار، محبت کرنے والی اور سلیقہ مند لڑکی تھی، لیکن میری وجہ سے گھر کی چار دیواری میں گھٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ طاغوتی قوتوں کو ابھی تک یہی شبہ تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ گندی قوتوں سے عارفہ کو دور ہی رکھوں۔ وہ اگر دوبارہ کالکا یا موہنی کی نگاہوں میں آ جاتی تو میری پریشانیاں بڑھ سکتی تھی۔ عارفہ کی اپنی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ نسیم کے زخم بھی ابھی بھرنے لگے تھے اور ندیم شہر کے مشہور پلاسٹک سرجن سے اس کا علاج کرا رہا تھا۔ اس کے علاج پر بے دریغ روپے خرچ کر رہا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی بھی نہیں تھی۔ نسیم نے مجھے دیکھا تو ملازم کو جا کر چائے کا آرڈر دے کر آئی اور میں بھی سب کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے وہیں سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ ندیم میری ماں کے سامنے بالکل بچوں کی طرح چہکنے لگتا تھا۔ شاید وہ اس طرح میری ماں کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ ابھی تنہا نہیں ہے، اب بھی بہت سے لوگوں کو ان کی ضرورت ہے۔ عارفہ کو دن رات ان کی ایک ایک کام کا خیال رکھتی اور ماں نے بھی اسے بیٹیوں کی طرح قبول کر لیا تھا۔ اور پھر نسیم کی آ جانے سے گھر کی رونقیں اور بڑھ گئی۔ تم اتنی دیر کہاں تھے؟ ندیم نے عارفہ کی طرف کن اکھیوں سے دیکھ کر مجھے شکایت بھرے انداز میں مخاطب کیا۔